ठीक है, आज हम लोग फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट पे आ जाएंगे। टॉपिक दे दीजिए, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो जाहिर है दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फीड करना ट्रैक्शन सिस्टम में। फीड करना मींस आपके इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स तक ट्रैक्टिव एफर्ट लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचाना। जाहिर है आपका इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव क्या कर रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहा है। पहले बता चुके हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, तो वो फोर्स जिससे हम ट्रैक्शन कर सके, यानी किसी लोड को हम खींच सकें। यानी एक जगह पे लोकोमोटिव ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहा है, यानी एक जगह पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजन एक फोर्स लगा रहा है जिससे हम हेवी मास को, वो जो पैसेंजर्स बोगीज का जो हेवी मास है उसको हम लोग खींच पा रहे हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं कि ट्रैक्शन क्या है, तो एक्ट ऑफ ड्रॉइंग और स्टेट ऑफ बीइंग ड्रॉन, यानी किसी चीज को खींचने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ट्रैक्शन बोलते हैं, या खुद का खींचा जाना किसी और कारण से, किसी और फोर्स लगने की वजह से खुद का खींचा जाना, ये सारा ट्रैक्शन के अंदर आता है। और जाहिर है ये ट्रैक्टिव एफर्ट, यानी ट्रैक्शन को लगाने में जो हमने ताकत लगाई ट्रैक्शन करने के लिए, यानी किसी चीज को खींचने के लिए, किसी हेवी लोड को खींचने के लिए जो हमने ताकत लगाया वो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। ठीक है, तो ट्रैक्टिव एफर्ट अगर इलेक्ट्रिकल मींस से, इलेक्ट्रिकल इंजन से, इलेक्ट्रिकल मोटर से अगर हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर है ट्रैक्टिव एफर्ट लगाने के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट लगा कौन रहा है, तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिकल इंजन यानी लोकोमोटिव ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को ट्रैक्टिव एफर्ट लगाने के लिए जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फीड करना होगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग फीड कैसे करते हैं, तो इन फीडिंग पोस्ट से, और उसके लिए जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं फीडिंग अरेंजमेंट। और आगे चल के आपको बता चुके हैं पहले कि सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग एरियाज को, अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज को। तो सेक्शन को फीडिंग करने के लिए जो अरेंजमेंट करते हैं वो आपका सेक्शनिंग अरेंजमेंट होता है। तो इन दोनों को मिलकर आपका कंबाइंड टॉपिक बना फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इन्हीं के बारे में तो पॉइंट वाइज देखते जाना है, और आपके नोट्स में जो पॉइंट वाइज है उसी को कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें है क्या, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर दैट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन needs a single phase AC supply 25 kV। ठीक है, तो जाहिर है पहले भी आपको बता चुके हैं कि इंडिया में जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो पैटर्न हम लोग यूज करते हैं लोकोमोटिव के लिए, और जो ट्रैक्शन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, वहां जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है वो पावर सप्लाई अरेंजमेंट कैसा है, तो हम लोग सिंगल फेज एसी पे वर्क करते हैं। सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज एसी पे हम लोग ऑपरेशन कराते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। और यही सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में, तो खैर अब सब जगह यही यूज होता है, एक दो जगह कोंकण रेलवे वगैरह को छोड़ के और सबअर्बन एरियाज को कुछ को छोड़ के बाकी सब जगह इंडिया में 99% केसेस में यही यूज होता है। और इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यही सिस्टम सबसे ज्यादा अडॉप्ट होता है। हाँ, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जैसे ट्रामवेज है, ट्रामवेज भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है, ट्रॉली वेज भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। तो ट्रॉली वेज, ट्राम वेज में कुछ कुछ अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट होता है, जिसको आगे चल के आपको बताएंगे। अलग अलग वोल्टेज रेटिंग रहती है वहाँ, अलग अलग पावर सप्लाई पैटर्न रहता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहती है, तो वो सब अलग अलग यूज होता है। लेकिन हाँ, जो ट्रैक, रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड हम लोग यही सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सिस्टम को। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाते हैं। द सप्लाई टेकन बाय रेलवे अथॉरिटीज फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशंस इज 3 फेज। पहले बता चुके हैं कि 3 फेज सप्लाई हम लोग जनरेटिंग अथॉरिटीज से लेते हैं, और बाद में अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सेक्शन को हम लोग सिंगल फेज लोड प्रोवाइड करते हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोड बैलेंस्ड रहे तीनों फेज पे। इसकी वजह से अल्टरनेटली हम अलग अलग सब स्टेशंस को अल्टरनेट फेज प्रोवाइड करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, सो दैट कि लोड को हम लोग बैलेंस रखने की कोशिश कर सकें। ठीक है, और आगे आ जाते हैं हम लोग। ये सब फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट का पार्ट है, बाद में इसका डायग्राम भी हम लोग देखेंगे।
ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं इसमें। पुटिंग ऑल द ट्रैक्शन लोड ऑन वन फेज विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता क्या है यहाँ अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर प्रॉपरली अगर हम लोग बैलेंस नहीं करें सिंगल फेज लोड को, तो थ्री फेज सिस्टम में एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उस अनबैलेंस के बारे में पहले तो आपको बता चुके हैं कि अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसको अपन दूर करने की कोशिश करते हैं। अनबैलेंस से क्या क्या होगा उसके बारे में है। अनबैलेंस्ड कंडीशन इज हार्मफुल एज इट कॉजेस इनकन्वीनियंस टू अदर कंज्यूमर्स, ठीक है। This is due to phase shift. The phase shift is harmful. Phase shift is harmful to the alternator. To the alternator, by this excessive rotor heating is produced. ठीक है, अब कैसे अनबैलेंस आपके लिए डिफिकल्ट है, हम लोग उस पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम को अगर प्रॉपरली हम लोग लोड बैलेंसिंग पे अगर हम लोग ध्यान नहीं दें, तो आपकी सप्लाई जहां से आ रही है सेंट्रल अथॉरिटीज और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से, वहां के थ्री फेज सिस्टम पे अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये अनबैलेंस से बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उस थ्री फेज सिस्टम जो सप्लाई अथॉरिटीज का थ्री फेज सिस्टम है, यानी आपका जनरल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो थ्री फेज में है, वहां अनबैलेंस क्रिएट हो गया, तो जाहिर है वहां से सिर्फ ट्रैक्शन ही एक कंज्यूमर नहीं है, यानी रेलवे ही वहां से पावर नहीं ले रहा है, वहां से और भी कंज्यूमर हैं जो उस थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो सप्लाई अथॉरिटीज का थ्री फेज सिस्टम है, जो आपका जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां से सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाले लोग ही तो नहीं जुड़े हुए हैं एज ए कंज्यूमर, वहां के कंज्यूमर और भी हैं, जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, कमर्शियल कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं। तो अनबैलेंस लोड होने से वहां भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा, आपके जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेटर साइड पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझ लो एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आपका थ्री फेज सिस्टम है ना, सपोज दैट स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। यहां मान लो तीनों फेज स्टार कनेक्टेड है और Y फेज एंड B फेज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम लोग यहाँ न्यूट्रल पॉइंट रहते हुए भी न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ तीनों फेज की वायरिंग रहती है, तीनों फेज के कंडक्टर्स रहते हैं। नॉर्मल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में R फेज के कंडक्टर, Y फेज के कंडक्टर और B फेज के कंडक्टर हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल को नहीं ले जाते हैं और न्यूट्रल को ले जाने की जरूरत भी नहीं है। यानी ये जो पॉइंट है ना बीच में, इस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जब कंडक्टर्स कनेक्ट करते हैं, तो इससे R फेज के कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट कर दिया, हमने B फेज के कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया और हमने Y फेज के कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। लेकिन न्यूट्रल के कंडक्टर को ले जाने की जरूरत नहीं होती है ट्रांसमिशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल को ले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल को ले जाना मजबूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहां से न्यूट्रल को ले जाते हैं और वहीं से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनको सिंगल फेज चाहिए, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को क्या करते हैं, किसी एक फेज से और किसी एक न्यूट्रल तो खैर कॉमन ही है, किसी एक फेज और न्यूट्रल से कुछ कंज्यूमर्स को हमने कनेक्शन दे दिया, किसी एक फेज और न्यूट्रल से कुछ कंज्यूमर को हमने कनेक्शन दे दिया और किसी एक फेज और न्यूट्रल से किसी को कंज्यूमर को हमने दे दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो न्यूट्रल हम लोग ले जाते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम में जब तक लोड बैलेंस्ड है, न्यूट्रल कंडक्टर्स को ले जाने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि जब लोड बैलेंस्ड होता है तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं फ्लो होता है। याद आ रहा है हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे वहां? तो जब लोड बैलेंस्ड होता है तो IR प्लस IY प्लस IB किसके बराबर हो जाता था? बताइए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये पढ़ाया गया है, IR प्लस IY प्लस YB जब लोड बैलेंस है तो किसके बराबर हो जाता था? जीरो हो जाता है। यस यस
तो होता क्या है, जब तक लोड बैलेंस्ड है न्यूट्रल में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, इसलिए न्यूट्रल कंडक्टर को ट्रांसमिशन सिस्टम में देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। तो जब तक लोड बैलेंस है ऐसा होता है। अब क्या है, ये लोड जो है ना, इस लोड को हम लोग कहां से फुलफिल कर रहे हैं, तो जाहिर है किसी न किसी थर्मल पावर स्टेशन से, किसी न किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से, किसी न किसी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है उससे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो मशीन है ना, अभी तो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन में आएंगे तो इंडक्शन मशीन को पढ़ाते समय कुछ बातें स्पेशली आपको बताए हैं और लिखाए हैं। बताए क्या है कि स्टार्टर की वाइंडिंग इंडक्शन मशीन पे जो होती है ना, वो एकदम सिमिलर होती है किससे बताइए। स्टार्टर पे जो वाइंडिंग प्लेस करते हैं इंडक्शन मशीन में, वो एकदम सिमिलर होता है किसके किसके यस, अल्टरनेटर का, यानी सिंक्रोनस जनरेटर से या सिंक्रोनस मोटर से, ठीक है। तो अल्टरनेटर से ही हम लोग जनरेट करते हैं, तो एकदम सिमिलर वाइंडिंग होगी। तो जिस तरह यहाँ के स्टार्टर पे हम लोग बैठाया करते हैं 3 फेज, वहां के स्टार्टर पे भी होता है, या तो स्टार कनेक्टेड रखें या फिर हम लोग डेल्टा कनेक्टेड रखें। जाहिर है वहां भी न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां भी हम लोग लेके चल रहे हैं कि लोड बैलेंस्ड है। लेकिन जिस तरह ट्रैक्शन में अगर हम लोग केयर नहीं करते हैं, ट्रैक्शन क्या है, एक हेवी कंज्यूमर है, हमारे जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक हेवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड वाला कंज्यूमर है, यानी जिसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि मल्टीपल ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेन्स चल रही हैं, 25 केवी पे इनका ऑपरेशन होता है, 25 केवी पे इनका ऑपरेशन होता है। और चूंकि लोड बहुत ज्यादा है, मैकेनिकल लोड बहुत ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैकेनिकल पावर बहुत ज्यादा है, तो उसको फुलफिल कहां से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, V इंटू I का कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज इंटू करंट का। वोल्टेज भी हमें ज्यादा रखना होगा हमें, और करंट अपने आप ज्यादा ड्रॉ होगा क्योंकि लोड ज्यादा है, और इसकी वजह से आपका ओवरऑल इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा होगा, जो कि बढ़े हुए मैकेनिकल पावर को बैलेंस कर पाएगा। यानी जाहिर है आपका ट्रैक्शन सिस्टम एक हेवी लोड वाला कंज्यूमर है। अगर इसमें लोड अनबैलेंस होता है तो आपका पूरा पावर सिस्टम जो है आपके सप्लाई अथॉरिटीज का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्ब होने से होगा क्या, वो चीजें हम लोग देख रहे हैं। डिस्टर्ब होने से होगा क्या कि जिन जनरेटर्स को, जिन अल्टरनेटर्स को हम लोग बैलेंस्ड मान के चले थे, वो अब बैलेंस्ड नहीं रह जाएगा। बैलेंस नहीं रहने से क्या होता है, अब तीनों लोड, तीनों फेज का लोड अगर बैलेंस नहीं है, तो नतीजा होता है कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है लोड्स के बीच में, यानी फेजेस के बीच में, ठीक है। यहाँ जो न्यूट्रल है, अब होगा क्या कि लोड अगर बैलेंस नहीं है, सपोज दैट R और Y के बीच का लोड बैलेंस नहीं है, या R और B के बीच का लोड बैलेंस नहीं है, तो नतीजा होता है कि अब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है हायर लोड से लोअर लोड की तरफ। और सर्कुलेटिंग करंट क्या हो गया, तो इन दो फेज के बीच में ही फ्लो करने लगा, यानी कंज्यूमर एंड पे कोई वर्क, सिर्फ ये लोड के अनबैलेंस होने के कारण अननेसेसरली सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। और अननेसेसरली सर्कुलेटिंग करंट जिसको यूजफुल वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर है वो लॉसेस है। वो सारे वर्क, वो सारी एनर्जी जिनको यूजफुल वर्क में हम नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, वो सब लॉसेस है। तो यहाँ क्या है, लोड के अनबैलेंस होने की वजह से इन जो दो फेज इफेक्टेड है, या तीनों फेज अगर अनबैलेंस है तो तीनों फेज इफेक्टेड है, इन तीनों फेजेस में आपस में ही सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, जो कंज्यूमर एंड पे जा ही नहीं रहा है। कंज्यूमर एंड पे उसका उपयोग ही नहीं हो रहा सर्कुलेटिंग करंट का, लेकिन अननेसेसरली लोड के अनबैलेंस होने की वजह से फ्लो हो रहा है। अब जाहिर है हाई करंट फ्लो होगा लोड के अनबैलेंस होने की वजह से, तो अननेसेसरली हीटिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि जहां भी करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस होगा तो I2R हीटिंग होगी ही होगी, तो अननेसेसरली हीटिंग क्रिएट करेगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं। अब उससे क्या होता है ना, जो न्यूट्रल एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए था, जो न्यूट्रल एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए था, जब लोड बैलेंस्ड है, जब न्यूट्रल से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो न्यूट्रल एकदम सेंटर में होना चाहिए था। लेकिन लोड के अनबैलेंस होने के कारण न्यूट्रल की शिफ्टिंग होने लगती है, ठीक है। लोड के हिसाब से न्यूट्रल की शिफ्टिंग होने लगती है। इस शिफ्टिंग को एक एग्जांपल से समझो। सपोज दैट एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने एक टेबल पे रख दिया, बहुत ध्यान से समझना इसको।
इसको हमने टेबल पे रख दिया। जब तक इस ब्लॉक का मटेरियल होमोजेनस है, यानी कोई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम इसका यूनिट उठा लें, कहीं भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का छोटा टुकड़ा उठा लें, सब में मास यूनिफॉर्म होगा, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम एकदम होमोजेनस है, मटेरियल एकदम होमोजेनस मटेरियल का बना हुआ है, सब तरफ कहीं से भी हम लोग देखें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, यानी मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी डेंसिटी इसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जाहिर है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? जाहिर है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? चलो इस ब्लॉक को हम क्यूब के फॉर्म में ले लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक आपका क्यूब है, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लो वही वाला ब्लॉक क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है, और क्यूब का जो हिस्सा आपको सामने से दिख रहा है वो ये है। ठीक है, तो क्यूब का जाहिर है एक छोर जो हमें दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो यहाँ पे फोर्स कहां लगना चाहिए? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगना चाहिए? कहां पे? जहां पे डायगोनल को कट करे। अच्छा ठीक है, लेकिन डायगोनल को कट करे ये सही नहीं होता है बोलने का, और बताइए सेंटर कौन सा सेंटर? हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो क्यूब का एग्जैक्ट सेंटर होगा ना, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे होगा। ठीक है, क्यूब का जो एग्जैक्ट होगा वहां पे हम लोग चलेंगे। मींस ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब का सारे डायगोनल, चूंकि क्यूब है ना तो हर एक का डायगोनल, इस एंड का डायगोनल, इस एंड का डायगोनल, सब एक ही जगह आएगा इसके सेंटर पे। और ये तो हाँ बाबू नहा लिया है। अच्छा खेल खेल, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। और टेक्निकली इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी डेफिनेटली इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा ना, क्यूब के एकदम बीचों बीच आएगा वो, क्यूब के एकदम बीचों बीच, यानी इस सरफेस के भी बीचों बीच, 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 यानी क्यूब के एग्जैक्ट मिडिल में वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स तो लग रहा है पूरे पर, एक्चुअल में देखो तो फोर्स इसके हर एक पार्टिकल पे लग रहा है। अगर छोटा छोटा पार्टिकल है ना, हर एक का मास अगर डेल्टा एम है, तो इसके हर एक पार्टिकल पे डेल्टा एम जी फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जितना डेल्टा एम जी लग रहा था ना, ये जितना डेल्टा एम जी लग रहा था हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए, हर एक पार्टिकल के लिए, उन सब का समेशन जब हम कर देंगे तो हमें कंप्लीट टोटल फोर्स मिल जाएगा, और ये एग्जैक्ट बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग ट्रीट करके चलते हैं तो सारा कैलकुलेशन, सारा एनालिसिस हमें सेम मिलता है। हमेशा ध्यान रखना कि एक्चुअल में हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, लेकिन पार्टिकल की ज्योमेट्री के कारण, पार्टिकल के शेप के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इफेक्टिव फोर्स लगता है, और हम लोग सारा कैलकुलेशंस करते हैं। ये कब हुआ? जब ये बैलेंस्ड सिस्टम है। बहुत ध्यान से समझना, इसका रिलेशन उस लोड बैलेंसिंग से है, इलेक्ट्रिकल लोड बैलेंसिंग से। ठीक है, अब ये बैलेंस सिस्टम है। अब सपोज दैट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, तो इससे ही इलेक्ट्रिकल वाला लोड का बैलेंसिंग और न्यूट्रल शिफ्टिंग आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अब किसी कारण से सपोज दैट यहां एक छोटा सा हेवी क्यूब लाके और रख दिए एक साइड पे, एक साइड पे छोटा सा हेवी क्यूब लाके रख दिए। अब क्या होगा? अनबैलेंस होगा, यहां अनबैलेंस होगा। ठीक है, अनबैलेंस होने से क्या होगा यहाँ पे? अब जो फोर्स लग रहा है ना, पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा करता था mg, अब वो फोर्स कहां लगेगा? अब mg कहां लगेगा? हाँ बोलो आरती, एक बार आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो।
यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब ये राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ आपका नया वाला mg लगने लगेगा। नया वाला मास थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो पहले जो मास m था सिर्फ, और ये छोटा सा वाला की वजह से मान लो m1 और हो गया, तो नया वाला यहाँ लगेगा और मास क्या हो जाएगा m प्लस m1 और इससे g मिलके अब नया वाला फोर्स लगेगा। यानी लोड के अनबैलेंस से क्या हुआ है, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्टिंग हो गई। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिकल लोड जब तक बैलेंस था, न्यूट्रल अपने प्लेस पे रहता था और तीनों फेज के बीच में आपस में कोई करंट नहीं फ्लो होता था, सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन जैसे ही लोड अनबैलेंस होगा, बिना काम किए, कंज्यूमर एंड पर बिना कोई काम किए, लोड के अनबैलेंस होने की वजह से इन फेजेस में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा। इन फेजेस के बीच में जो अनबैलेंस है उनके बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा और इससे न्यूट्रल जो यहाँ हुआ करता था, अब इफेक्टिव न्यूट्रल की शिफ्टिंग हो जाएगी, जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्टिंग होती है लोड के अनबैलेंस होने से। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। न्यूट्रल शिफ्टिंग क्या करेगा, तो अननेसेसरली हीटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ये बिना किसी यूजफुल वर्क कराए, कंज्यूमर एंड का बिना कोई यूजफुल वर्क कराए, यहाँ दो फेजेस के बीच में फ्लो हो रहा है और जाहिर है अननेसेसरली करंट फ्लो हो रहा है, इस बार आर हीटिंग तो होगी ही होगी। यानी न्यूट्रल के शिफ्टिंग, अब इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं बेसिक्स पे आता है, ठीक है। तो लोड के अनबैलेंस होने से न्यूट्रल की शिफ्टिंग हुई और न्यूट्रल के शिफ्टिंग होने से अननेसेसरली हीटिंग हुई। कहां? तो आपके जनरेटर एंड में भी और आपके पावर सिस्टम में भी। इज दैट क्लियर? इसी पॉइंट को वहां एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसी पॉइंट को इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। अनबैलेंस्ड कंडीशन इज हार्मफुल। ये नोट्स है ना सबके पास जो भेजे थे पीडीएफ में? ठीक है, उसी को लिखिएगा आप लोग कॉपी में, बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है तो बुक का, लेकिन वो बुक में बहुत टू द पॉइंट दिया हुआ है, तो आप लोग उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, अनबैलेंस्ड कंडीशन इज हार्मफुल एज इट कॉजेस इनकन्वीनियंस टू अदर कंज्यूमर। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि अनबैलेंस क्रिएट होगा तो जाहिर है उस पावर सिस्टम से जहां से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं ट्रैक्शन के लिए, उस पावर सिस्टम से और भी कंज्यूमर तो जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर, आपका कमर्शियल कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, उनको दिक्कत होगा। और दिक्कत क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो दिक्कत क्या है, सबसे पहला, दिस इज ड्यू टू फेज शिफ्ट। अब न्यूट्रल शिफ्ट होता है, उसी तरह फेज शिफ्ट भी हो जाता है, जाहिर है सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल शिफ्टिंग हुआ। न्यूट्रल शिफ्टिंग का मतलब ही होता है फेज शिफ्टिंग, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट इज हार्मफुल टू द अल्टरनेटर। और क्या है, बाय दिस एक्सेसिव रोटर हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो आपका जो अल्टरनेटर साइड होगा ना, उसमें उसके रोटर में एक्सेसिव हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगा इन सर्कुलेटिंग करंट की वजह से, लोड के अनबैलेंस होने की वजह से, न्यूट्रल शिफ्टिंग होने की वजह से। और कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल शिफ्टिंग होगा तो उनके फेज के बीच में जो 120 डिग्री का एंगल हमने मेंटेन किया था, वहां फेज शिफ्टिंग भी होने लगेगी। फेज शिफ्टिंग की वजह से और अननेसेसरली सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। तो इस कारण से अनबैलेंस होने पे मुश्किल क्रिएट होता है, जिसे हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब आइए हीटिंग का एक और कारण यहां बताया गया है। जैसे ही फेज शिफ्टिंग होगी ना, जो 120 डिग्री का फेज हम लोग मेंटेन करते हैं, तीनों फेजेस के बीच में फेज डिफरेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ फेज शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा ना, एक फिनोमेनन आता है जहां डबल फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। मशीन में आगे चल के सिंक्रोनस मशीन में आपको पढ़ाएंगे कि कैसे डबल फ्रीक्वेंसी करंट इस केस में क्रिएट होने लगता है लोड के अनबैलेंस होने से, ठीक है। और वहां जाके आपको फेज सीक्वेंस पढ़ाएंगे। फेज सीक्वेंस यहाँ नेगेटिव फेज सीक्वेंस देने लगता है और ये फ्रीक्वेंसी डबल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जाहिर है हमें पता है कि मैग्नेटिक लॉसेस हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, तो वो बढ़ जाएगा और नतीजा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लॉसेस हैं वो लॉसेस भी हमारे बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल लॉस हमारा बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अनबैलेंस इज नॉट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, नॉट टॉलरेबल बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो जाहिर है ऐसा अनबैलेंस जो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, इतने सारे लॉसेस को बना रहा है, जाहिर है
उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा। एक लिमिट तक अनबैलेंस तो चलो चलता है, जितने लिमिट तक हम लोग झेल सकें। पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर को भी हम लोग जानबूझ के, जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग जानबूझ के डिजाइन करते हैं ऐसा कि अगर मान लो 25 केवी के लिए डिजाइन है, अगर मान लो 25 केवी के लिए डिजाइन है, तो जानबूझ के लोड अनबैलेंस को मैनेज करने के लिए हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि प्लस 10% तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेल सके, माइनस 5% तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेल सके। और ये कितना हो जाता है, तो 25,000 वोल्ट के लिए हम लोग डिजाइन किए हैं, लेकिन 17, हाँ बोल बेटा। ये भी आता है ऊपर वाला। हाँ हाँ, लेकिन 27 से लेके 23,750 वोल्ट तक को का ये फ्लक्चुएशन झेल सकता है, यानी इतना तक का वोल्टेज मैनेज कर सकता है आपका ट्रांसफार्मर। तो थोड़ा सा लिमिट तक तो हम लोग अनबैलेंस झेल सकते हैं, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं झेल सकते, अनटॉलरेबल है, ठीक है। उसी को दिया हुआ था, अनबैलेंस इज अनटॉलरेबल बियॉन्ड सर्किट, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग लेआउट पे। तो सप्लाई पावर जो है आपका कंसेक्यूटिव सबस्टेशन, उसके बारे में हम लोग आ जाएंगे। हम लोग लेआउट पे आ जाएंगे, फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट का, ठीक है। तो फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट के हम लोग लेआउट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये लेआउट डायग्राम है आपके फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट का, ठीक है। तो फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट का जो लेआउट है, यहाँ क्या है, अच्छा पढ़ने में बन रहा है, आप पढ़ना पॉसिबल है आपके लिए, दिख रहा है क्लियर, या और बड़ा कर दें इमेज? हाँ, आवाज कट रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। तो देखो जो भी चीजें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए थे ना, वो सारा चीज आपको इस लेआउट डायग्राम में दिख रहा है। ओवरऑल लेआउट डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन किए थे, उन चीजों को हम लोग देख लें। सबसे पहले पावर सप्लाई सिस्टम से, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से जिनसे पावर हम लोग परचेज करते हैं, वो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन से आता है। तो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइंस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से चूंकि आपको फीड करना है, यानी यहाँ से आपका ट्रांसमिशन के बजाय अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हो गया, इसलिए न्यूट्रल भी आ गया, ठीक है। और यहाँ तो खैर न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं, यहाँ तो लोड ऑलमोस्ट बैलेंस मान के चल रहा है, इसलिए 3 फेज R/B लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ लाइन वोल्टेज हमें लेना रहता है, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी 2 फेजेस के बीच का वोल्टेज। तो जाहिर है कनेक्शन हम लोग उस हिसाब से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई जा रहा है। अब पहले ही आपको बता चुके हैं कि लंबा सेक्शन है, जैसे मान लो एग्जांपल फॉर एग्जांपल पटना से दिल्ली तक की लाइन है, तो लाइन तो पूरा यहाँ से वहां तक है, लेकिन एक जगह सप्लाई हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि रास्ते में लॉसेस होगा। लॉसेस होने की वजह से आगे चल के जब हम लोग दूर जाएंगे सप्लाई से, तो ना हमें उतना वोल्टेज मिलेगा, ना हमें उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो जाहिर है अलग अलग जगह पे हमें हर 50 to 90 किलोमीटर के बीच में हमें सब स्टेशन बनाना होता है, और उन सब स्टेशन के पॉइंट से हम लोग फीडिंग देते हैं, यानी पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब जाहिर है पावर सप्लाई ऐसा देंगे कि आपके सेंट्रल अथॉरिटीज का, जहां से हम लोग पावर परचेज कर रहे हैं, उसका 3 फेज लोड अनबैलेंस ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग एक के बाद एक सब स्टेशन जो आ रहा है जहां सप्लाई दे रहे हैं, उन सारे सब स्टेशन को अलग अलग फेजेस से हम लोग कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटली, और अल्टरनेटली साइक्लिक ऑर्डर पे हम रिपीट करते चले जाते हैं, सो दैट कि सारा आपका लोड 3 फेज लोड बैलेंस हो। तो देखो यहाँ वो चीज भी दिख रहा है आपको, ये 132 केवी का लाइन आया, ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्ट किया। तो पहले हमने आर फेज और वाई फेज के बीच में इस सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया, ठीक है। अगले सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर को देखो, अगले सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर को हमने कहां कनेक्ट किया है, तो वाई फेज और बी फेज के बीच में हमने कनेक्ट किया है, यहाँ वाई फेज और बी फेज के बीच में। उसके बाद वाले सब स्टेशन को हमने कहां कनेक्ट किया है, तो आर और वाई के बीच में, और इस तरह अल्टरनेट साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। अब जाहिर है हर एक 50 to 90 किलोमीटर पे नए नए सब स्टेशन है, और उनसे अलग अलग फेजेस का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो जाहिर है आपके ट्रैक्शन को, ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है ट्रैक्शन का, ये दोनों, और पहले ही बता चुके हैं कि एक अप लाइन होता है, एक डाउन लाइन होता है। जहां भी 2 बड़े बड़े स्टेशंस के बीच में अगर आप देखिएगा, जो आपका जनरल लाइंस है, वहां 2 लाइंस होता है, एक साइड से ट्रेनें जाती हैं अप लाइंस के लिए और एक डाउन लाइंस के लिए।
उसमें रूल क्या होता है कि ट्रेनें अपने मुख्यालय की तरफ जा रही हैं तो अप कहा जाता है उनको, और अपने मुख्यालय से दूर जा रही है तो डाउन कहा जाता है। तो अप लाइन और डाउन लाइन है, यही आपका कांटेक्ट वायर है जिससे पैंटोग्राफ सटता है, यही कांटेक्ट वायर है जिससे पैंटोग्राफ सटता हुआ चला जाता है लोकोमोटिव का। ठीक है, ये अप लाइन के लिए इधर मूवमेंट और ये डाउन लाइन के लिए इधर मूवमेंट। तो ये पैंटोग्राफ इस तरह से सटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है। अब जाहिर है हर 50 to 90 किलोमीटर में हमने, हाँ क्या हाँ छोड़ो ना उसको, छोड़ो, पढ़ा दो हमको, इधर आ जाओ, उधर से हट जाओ। तो हर एक 50 to 90 किलोमीटर पे अलग अलग सब स्टेशन है, उनको अलग अलग फेजेस हम लोग दे रहे हैं। तो जाहिर है अगर ये कॉमन एक ही लाइन कनेक्टेड रहेगा यहाँ से वहां तक, तो क्या होगा, दो अलग अलग फेज को एक साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो सीवियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगा, सीवियर फॉल्टी कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि इस एक सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर है इसको हमने आर और वाई से कनेक्ट किया है, अगले सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है इसको हमने वाई बी से कनेक्ट किया है। अगर ये वायर, ये केबल पूरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता तो सीवियर शॉर्ट सर्किट हो जाता। यानी जाहिर है इन सबको अलग अलग करना होगा, जो पहले बता चुके हैं। तो देखो यहाँ बीच में न्यूट्रल सेक्शन क्रिएट है, न्यूट्रल सेक्शन की वजह से ये अलग है, ये अलग है, न्यूट्रल सेक्शन की वजह से ये अलग है, ये अलग है, न्यूट्रल सेक्शन की वजह से ये अलग है, ये अलग है। तो न्यूट्रल सेक्शन बीच में हमने क्रिएट कर दिया। पहले भी आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रल सेक्शन के आने से पहले एक बोर्ड लगा रहता है और उस बोर्ड के पास से लोको पायलट को इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो अपने पैंटोग्राफ को डाउन कर लेता है।